हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आज उसी सरप्राइज को लेकर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सिलेबस डिस्कशन क्या है? सर, ऑलरेडी आप सिलेबस तो डिस्कस कर चुके हो। एक वीडियो हमने अकाउंटेंसी के सिलेबस की डिस्कस कर ली। जी हाँ माय फ्रेंड्स, सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम जो आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे अकाउंटेंसी का नहीं, बल्कि हमारे अगले सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का होने वाला है। सर, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। इकोनॉमिक्स के लिए भी हम अब से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर डिस्कसिंग दी सिलेबस। तो हमारा आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को आखिरकार पढ़ना क्या है। ऑल्दो आप लोग कहीं ना कहीं सिलेबस ऑलरेडी देख चुके होंगे, जान चुके होंगे, लेकिन हमारी वीडियोस किस तरीके से आएंगी आपके काम, उस चीज़ को भी हम कंसिडर करते हुए आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइट अवे चलते हैं सिलेबस की तरफ। आज हम दोनों जो क्लासेज है हमारी, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 के सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि हमारे सब्जेक्ट का जो कोड है वो है सब्जेक्ट का जो कोड है वो है कोड 030। आप लोगों को आपका कोड पता होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट कोड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं ये काम आता है आपके पेपर में। ठीक है, हमारा वैसे ही थ्योरी 80 नंबर का है और जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा वो 20 नंबर का होगा। ठीक है, ये मैं पहले क्लास 11 की बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम क्लास 12 पे चलेंगे। टोटल आर जो आपको मिलेंगे पेपर देने के लिए वो 3 घंटे मिलेंगे। इतना आई थिंक सब लोगों को क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास दो पार्ट है, पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए हमारा बात करता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, एंड पार्ट नंबर बी हमारा बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। क्लियर? तो आपको दो बुक्स पढ़नी है, एक स्टैट्स पढ़नी है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। बहुत पहले सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 11 के अंदर स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ाया जाता था, लेकिन सीबीएसई ने कुछ साल पहले उसको चेंज कर कर यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को डाल दिया था, एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो 12th क्लास में लेके चले गए थे। ठीक है, तो आपको ऑल्दो आपके लिए चीज़ इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले के मुकाबले अब जो सिलेबस है वो थोड़ा इजी हो गया है। क्योंकि पहले हमें दोनों अलग चीज़ें, दोनों माइक्रो मैक्रो 12 में पढ़नी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा वास्ट हमारा सिलेबस हो जाता था, जिसको अब सीबीएसई ने बैलेंस कर दिया है क्योंकि वो माइक्रो को यहाँ पर लेके आ गए हैं स्टैट्स के साथ। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले भी अपनी क्लास में 11 से पहले भी अपना कहीं ना कहीं पढ़ी होगी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में। अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। बस आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि जो भी डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी स्टैट्स हम लोग बनाते हैं, वो हमारी इकोनॉमी में हमको किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है लेकिन इकोनॉमिक्स को कंसिडर करते हुए, तो वही आपके सब्जेक्ट का नाम भी है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन बेसिस पे कुछ पढ़ाई जाएगी चीज़ें कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में किस तरीके से वो काम आने वाली है। धीरे धीरे आपको चैप्टर्स के साथ लेके आगे बढ़ा जाएगा। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स और इंटरप्रिटेशन कुछ आपको सिखाई जाएगी। अब ये क्या है? ये यूनिट है। तो दो यूनिट हमारी 15 नंबर की हैं और एक यूनिट अकेली हमारी 25 नंबर की है। तो अगर आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है जब तक आप फाइनल एग्जाम के लिए पहुंचोगे, तो आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप लोगों को पहली दो यूनिट अच्छी नहीं लग रही हैं या आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो तीसरी यूनिट पे, क्योंकि तीसरी यूनिट में ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आ जाएंगी, ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आप पहली दो यूनिट पढ़ सकते हो। वो कैसे, मैं आपको जब चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 4 यूनिट हमें देखने को मिलेंगी। एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है, और आपको कुछ उसके एग्रीगेट सिखाए जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म्स हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारी 4 यूनिट है। चारों यूनिट की वेटेज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इंट्रोडक्शन सिर्फ 4 नंबर का है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14 नंबर की है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई अगेन 14 मार्क्स का है, एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट मेरी 8 नंबर की। ठीक है, अब अगर मैं इसको चैप्टर वाइज बात करूं, तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला जो मुझे चैप्टर देखना है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमें कुछ वही बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर हमें डेटा
उसके बारे में, डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करना है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है, प्रेजेंट किस तरीके से करना है स्टैट्स में, वो सिखाया जाएगा, जो कि मेरी पहली 2 यूनिट में कवर हो जाएगा। फिर मेरे को सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड सिखाया जाएगा, कुछ कोरिलेशन से रिलेटेड चीजें, इंडेक्स नंबर, ये सब पढ़ाया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ प्योर 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 प्रैक्टिकल पार्ट की, तो प्योर प्रैक्टिकल पार्ट आपको आखिरी के कुछ चैप्टर्स में देखने के लिए मिलेगा, एंड ऊपर के 4 चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं थ्योरी बेस ज्यादा देखने को मिलेगा इन योर स्टैटिस्टिक्स। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। बात करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का बीच का डिफरेंस, यानी कि इंट्रोडक्शन सिखाया जाएगा माइक्रो पॉइंट ऑफ और मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स के साथ हमें डील करना पड़ता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस तरीके से सेट होता है वो सिखाया जाएगा। डिमांड क्या होती है वो पढ़ाया जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा एक चैप्टर बनेगा। फिर हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन आएगा, रिटर्न्स टू फैक्टर भी जिसको बोलते हैं। फिर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है कॉस्ट का, रेवेन्यू का। फिर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे। फिर हम सप्लाई पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मार्केट इक्विलिब्रियम। लास्ट तक आते आते आप लोग की काफ़ी अच्छी कमांड हो जाएगी इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमारा जो 11th का जो सिलेबस है, अगर मैं बताऊं 12th के सिलेबस से कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि माइक्रो भी बहुत ईजी है एंड स्टैटिस्टिक्स तो आप पहले से पढ़ते आ ही रहे हो, तो स्टैटिस्टिक्स भी कहीं ना कहीं ईजी है। जिसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो इकोनॉमिक्स 11th क्लास की बहुत अच्छे से ग्रेस्प और कवर कर पाएगा। क्लियर? चल सकते हैं आगे। 11th वाले स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ तक थे, आपने वीडियो देखी, तो थैंक यू सो मच। आप चाहें तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि 11th के सिलेबस को हमने थॉरली डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं 12th के सिलेबस की। 12th के सिलेबस में सेम हमारा सब्जेक्ट कोड तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। हमारे पास थ्योरी 80 नंबर की है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है। यहाँ पे आकर प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको फाइल वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी फाइल टाइम पे बना लें और अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन में रहें कि वाइवा किस तरीके से होगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि टीचर आपको ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। टोटल आवर्स जो आपको मिलेंगे वो होंगे 3 आवर्स अपना पेपर देने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की, ठीक है। यहाँ पे भी पार्ट ए पार्ट बी है, 2 सब्जेक्ट है हमारे पास। एक सब्जेक्ट है हमारा मैक्रो, दूसरा है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, तो ही हम उसके प्रैक्टिकल्स को समझ पाएंगे। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्रो जब आप पढ़ोगे तो मैक्रो एज अ होल पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़े एग्रीगेट्स यानी कि इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ना पड़ेगा, बड़े तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग टर्म्स देखने के लिए मिलेंगी जो माइक्रो से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, क्योंकि माइक्रो हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको नेशनल इनकम देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पे आपने इनकम जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वर्ड्स एग्रीगेट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी में मनी और बैंकिंग का क्या रोल रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रहता है चैप्टर, कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन जरूर आता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पे एक फॉरेन एक्सचेंज भी चैप्टर आता है, जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली यूनिट के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप हुई फ्रॉम दी वेरी पास्ट और आज हम क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। तो हम इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करते हैं और अपने नेबर्स तक आ जाते हैं। तो हमारे को पूरा थ्योरी यहाँ पे पढ़ना है। पॉवर्टी के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है, किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। तो हमें यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को पढ़ना है, उसकी डेवलपमेंट को देखना है, उसमें जो भी चेंजेस टाइम टू टाइम आए वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो 3 यूनिट यहाँ पे बड़ी बड़ी कवर होंगी, जिसमें हमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस समझना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से जो लिए गए थे वो समझना है, जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर वो हमें समझना है, और हम किस तरीके से अपने नेबर्स के साथ डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, वो हमें यहाँ पे समझना है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो हमारा जो मार्क्स एलोकेशन है, नेशनल इनकम को 10 नंबर दिए गए हैं, 6 मार्क्स दिए गए मनी एंड बैंकिंग को, 12 मार्क्स हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले यूनिट को दिए गए। गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का है और 6 मार्क्स का हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो अगर आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करें, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने बोर्ड्स के लिए कौन से चैप्टर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ता है, करेक्ट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूँ तो बहुत इक्वली ही यहाँ पे डिवीजन है, क्योंकि 3 ही यूनिट है। इसमें जब आप चैप्टर वाइज जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहली जो यूनिट है उसको 12 नंबर दिए गए हैं, दूसरी यूनिट को 20 नंबर और तीसरी यूनिट को 8 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर लूँ तो मैक्रो में जैसे आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वही पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से आपको माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ाया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ एग्रीगेट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम नेशनल इनकम की तरफ मूव करेंगे। नेशनल इनकम में यूज होने वाले एग्रीगेट्स की हम बात करेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेशनल इनकम वाली यूनिट यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। फिर हम मनी और बैंकिंग की तरफ मूव करेंगे, मनी एंड बैंकिंग समझेंगे। फिर हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। यहीं पे आगे हमारे साथ इक्विलिब्रियम भी जुड़ता है, इक्विलिब्रियम भी हमें समझना पड़ेगा। जब हम इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ रहे हैं तो भी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को समझेंगे। माइक्रो में भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ के आते हैं, 12th में भी हमें आगे मैक्रो में इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। फिर हम डिमांड डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड के बारे में थोड़ा समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारी इकोनॉमी को जब हम एज अ होल पढ़ते हैं तो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लास्ट में आके गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे शायद लिखना रह गया, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर। अब मैं बात करता हूं हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेन सेइंग इट्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कुछ आपको हिस्ट्री के तरह से पढ़नी पड़ेगी, पास्ट में क्या हुआ, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, इंडिपेंडेंस पे क्या हालत थी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, किस तरीके से इकोनॉमी में चेंजेस आए, क्या क्या हमने रिफॉर्म्स लिए, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपको समझना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से करी गई, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज हमें पढ़ने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में अपने नेबर्स के साथ हमने किस तरीके से डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस करा, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, चाहे थ्योरी वाला पार्ट हो, चाहे प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो, चाहे 11th क्लास के साथ हो, चाहे 12th क्लास के साथ हो, आपको हर चीज़ यहाँ पे आपके चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि है कॉमर्स विद स्पर्श पे। ठीक है। ये मेरे सिलेबस का डिस्कशन था। आई होप कि आप लोग ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ऑल्दो कहीं ना कहीं आप लोगों की क्लासेस अब स्कूल में बहुत आगे चल रही होंगी, तो आप लोग अपने सिलेबस से फेमिलियर होंगे, लेकिन फिर भी एक बेस बनाने के लिए, एक तरीके से सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए आई वांटेड कि पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार सिलेबस ज़रूर डिस्कस कर लूँ। ठीक है। तो आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो में स्टक हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ये सरप्राइज आपको कैसा लगा कमेंट डाउन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।